हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपने स्वास्थ्य का बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा देखा था फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में, उनकी लाइफ से रिलेटेड इनिशियल जो उनके जीवन में चैलेंजेस रहे उसके बारे में हमने देखा। आज हम थोड़ा बात करेंगे पार्ट सेकंड, जो कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताता है कि कहां पर किन किन इंसिडेंट में उनकी क्या भूमिकाएं रही है, किस तरीके से गांधी जी के साथ उनके वाद रहे, कहां पर चीजें फंसी, उन सब चीजों के बारे में थोड़ा एक इंटरेस्टिंग वे में हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में भी काम आए और वीडियो भी आप लोगों के लिए एकदम पढ़ाई मोटिव से ना बने, एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो बने। ठीक है ना। तो कल हमने कुछ चीजें डिस्कस की उनकी लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स को हमने डिस्कस किया। ड्राफ्टिंग कमेटी में उनका क्या योगदान था उसको हमने डिस्कस किया। उनकी लाइफ के कुछ टाइटल्स जिनसे उन्हें सम्मानित किया गया, भारत रत्न मिला है, आप सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में हमने थोड़ा कुछ देखा। आज हम थोड़ा हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरा कंटेक्स्ट मिल पाए, जिससे आप पूरी कहानी समझ पाओ, अन्यथा आप लोगों को पूरी हिस्ट्री जाके उठा के पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। तो थोड़ा इतना आपको पता होगा कि 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए थे, जिन्होंने भारत में कुछ कानूनों को लागू कर दिया था कि ये चीजें होनी चाहिए, जिसका एक सबसे स्पेशल प्रोविजन था कि सेपरेट इलेक्टोरेट। अभी तक 1909 का जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट केवल मुस्लिम्स को मिला था, लेकिन जो 1919 में आया इन्होंने एक्सटेंड करते हुए कहा कि सिख को भी दे देंगे, यूरोपियंस को भी दे देंगे, एंग्लो इंडियंस को भी दे देंगे और क्रिश्चियन को भी दे देंगे, सबको हम सेपरेट इलेक्टोरेट देते थे। ठीक है, अब थोड़ा समझने वाली बात है कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा कि सपोज ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक सभा है, विधानसभा है, तो यहां पर 100 लोग हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम है केवल। ठीक है ना, जिसमें से 80 मुस्लिम है और 20 हिंदू है। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि ये सीट रिजर्व हो गई मुस्लिम्स के लिए। ठीक है ना, ये सीट रिजर्व हो गई मुस्लिम्स के लिए। अच्छा, मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हो गई तो यहां पर जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो मुस्लिम होंगे, लेकिन यहां पर जो वोट भी करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है जो वोट भी करेंगे वो 80 के 80 मुस्लिम्स करेंगे, ये 20 लोग वोट भी नहीं करेंगे। ये शुरू किया अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज तोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 1909 में क्या किया, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दे दिया और 1919 में किसको दे दिया, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, इन सबको दे दिया, और मुस्लिम्स के पास तो था ही। अब अंबेडकर जी का ये कहना था कि जब सबको, तो क्यों ना शेड्यूल कास्ट को भी दिया जाए। समझ रहे हैं, जब सेपरेट इलेक्टोरेट सबको दे दिया तो अंबेडकर जी ने सोचा कि शेड्यूल कास्ट को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, बुरा तो नहीं है कुछ, क्योंकि शुरुआत से ही आप लोगों ने बहुत सप्रेस किया है, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, यही प्रपोजल था किसका, अंबेडकर जी का। अब होता क्या है देखो, अब इस बीच 1927 में 1919 में ये कहा गया था कि 10 साल रुको, 1929 तक 10 साल रुको, उसके बाद हम वापस आएंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति है। ठीक है ना, तो 10 साल तो नहीं रुका कि 2 साल पहले, ठीक है, 1927 में एक व्यक्ति साइमन को भेजा। ठीक है ना, जिसको आप जानते हैं साइमन कमीशन, आप लोगों ने नारे सुने होंगे, साइमन गो बैक। ठीक है ना, इनको भेजा गया, कहा कि अब आगे किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस बनाना है ये बताओ, और इनके साथ 7 लोग थे, टोटल 7 लोगों की टीम थी। अब यहां पर वो टाइम है जब भारत में थोड़ा सा लग रहा है कि यार अपना संविधान अपने हिसाब से होना चाहिए, ये अंग्रेज कैसे हमारे बारे में सोच लेंगे, इनको कैसे पता हमें किस चीज की दिक्कत है। ठीक है ना, तो यहां पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया कि आप लोगों ने तो इंडियंस को पूछा ही नहीं, यहां पर जो लोकल रह रहे हैं। तो इन ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमें लगा नहीं कि आप लोग इतने वेल एजुकेटेड हो हैं कि आप अपने लिए खुद रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं, ये कहा ब्रिटिशर्स ने। तो इंडियंस ने कहा हाँ ठीक है, बट अब है हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो अब बताओ कि किस तरीके से हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आगे लॉ मेकिंग में। तो अंग्रेजों ने एक नया तरीका निकाला, उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट हम बनाएंगे, एक रिपोर्ट तुम बनाना। तो एक रिपोर्ट हम वाली कौन सी है, साइमन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आप बनाना, नेहरू रिपोर्ट। अब क्योंकि ये नेहरू जी की चेयरमैनशिप में बनी, अब ये नेहरू जी कौन से हैं,
क्या ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं? नहीं, ये मोतीलाल नेहरू जी हैं, उनके फादर। तो उनकी चेयरमैनशिप में एक रिपोर्ट बनती है जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इस रिपोर्ट में डेडलाइन थी, क्या थी? डेडलाइन की अगर 31 दिसंबर 1929 से पहले आप लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो देख लेना, डेडलाइन दी हुई थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो साइमन की रिपोर्ट आते आते लग गया मई 1930, डेडलाइन हो गई ओवर, डेडलाइन से 5 महीने ओवर हो गए, ठीक है ना। तो इस बीच 1929 में एक सेशन हो गया लाहौर में, लाहौर सेशन के नाम से, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के रूप में जानते हैं इसको, 1929 में हुआ। तो रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उसको चीयर किया था। तो रावी नदी के तट पे ये झंडा गाड़ते हैं और कहते हैं कि अब हमको पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ नहीं चाहिए। हो गया, आप लोगों ने क्या कर दिया? एक अपॉर्चुनिटी थी, वो अपॉर्चुनिटी खो दी। अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, द कंसेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि बी आर अम्बेडकर जी तो इसमें शामिल ही नहीं है। अब बी आर अम्बेडकर जी का रोल आता है, क्योंकि इस सब में बी आर अम्बेडकर जी शामिल तो नहीं थे। अब क्या होता है कि मई 1930 में आती है साइमन कमीशन, और नेहरू रिपोर्ट तो थी ही, ठीक है, 1929 की, ठीक है। अब इस पर बात करने के लिए अब कांग्रेस बाहर जा चुकी है, कांग्रेस को कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी अभी दीर्घम धैर्य से सुन रहे हैं। तो इन पे बात करने के लिए हमारे पास 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 हुई, जिसमें शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे कौन कर रहे थे? बी आर अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी। अच्छा, अब यहां से क्यों पिक कर रहे हैं हम? क्योंकि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी, और सबसे बड़ा जो एक हिस्सा है लोगों को वो कंट्रोल करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अंग्रेजों का दबाव ये था कि भैया अगली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई होना चाहिए। और ये दबाव किसके ऊपर था? लॉर्ड इरविन के ऊपर से। किसके ऊपर था? लॉर्ड इरविन के ऊपर। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं 1931 का, जिसमें गांधी जी मान गए थे कि चलो ठीक है, मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, लेकिन आपको भी 2-3 बातें हमारी माननी पड़ेगी। इरविन पर इतना दबाव था कि अगर गांधी जी ना बोल देते तो इरविन को नौकरी से हाथ धोना पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, अब क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, यहां पर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच इस सेपरेट इलेक्टोरेट के लेके झगड़ा हो जाता है। गांधी जी कहते हैं कि ना, सबको दे देंगे लेकिन शेड्यूल कास्ट को नहीं देंगे। अंबेडकर जी कहते हैं कि ऐसे कैसे नहीं देंगे, हमको तो भैया जरूरत है, हमें जरूरत है तभी तो मांग रहे हैं। तो इस कारण सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल, पहली भी फेल, थर्ड में ले दे के कुछ किया इन्होंने और 1935 का एक्ट बना दिया। लेकिन यहां तक भी बात खत्म नहीं होती। अब बात शुरू होती है कि गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के बिल्कुल खिलाफ है, और अंबेडकर जी को लगता है कि जब सबको मिल गया है तो किसको मिलना चाहिए? शेड्यूल कास्ट को भी मिल जाना चाहिए। इसी बीच आता है हमारे पास कम्युनल अवार्ड, जहां पर शेड्यूल कास्ट को भी क्या कर दिया जाता है? सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए ऐड कर दिया जाता है। और जैसे ही गांधी जी ये बात सुनते हैं, गांधी जी क्या उस समय कहां थे? पूना के यरवड़ा जेल में थे। गांधी जी क्या कर देते हैं? अनशन शुरू कर देते हैं कि देखी जाएगी, जब तक ये सेपरेट इलेक्टोरेट हटाया नहीं जाता तब तक मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। गांधी जी की तबीयत खराब होने लगी, बाहर से बहुत सारा दबाव बन गया। किस पे बना? बी आर अम्बेडकर जी पे। अम्बेडकर जी पर बहुत दबाव बनाया गया। अच्छा, अम्बेडकर जी क्या होता है, गांधी जी से मिलने जाते हैं पूना की यरवड़ा जेल में कि क्या दिक्कत हो गई बापू, हमने क्या बिगाड़ा आपका, मतलब क्यों, हम क्यों, बाकी सब ठीक, हम क्यों। गांधी जी ने एक लाइन बताई अम्बेडकर जी को कि भैया मैं तुम्हारे जो विचार हैं उनसे मैं अलाइन करता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये जो सिखिज्म है हिंदू धर्म से अलग है, जो मुस्लिम्स है हिंदू धर्म से अलग है, क्रिश्चियनिटी अलग है, यूरोपियंस अलग हैं, एंग्लो इंडियंस अलग हैं, शेड्यूल कास्ट जिनको आप कह रहे हैं वो हिंदू धर्म का एक इंटीग्रल पार्ट है। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे धर्म के और हिस्से हो, रिलीजन के 2 हिस्से, हिंदू जो व्यक्ति है वो बट जाए। इस बात पर मनन किया किसने? अंबेडकर जी ने, बिल्कुल मनन किया।
तो उन्होंने कहा कि क्या इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, तो इन्होंने सोल्यूशन निकाला। अभी तक सेपरेट इलेक्टोरेट होता है, अब इन्होंने नया सोल्यूशन निकाला, जॉइंट इलेक्टोरेट। जॉइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि अभी तक हमने देखा था कि 100 सीट है, उसमें से 80 मुस्लिम है, 20 हिंदू हैं, तो यहां पर सीट रिजर्व है, तो खड़ा कौन उठेगा इलेक्शन में? केवल मुस्लिम उठेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट में वोट भी मुस्लिम देगा, लेकिन अब जॉइंट इलेक्टोरेट में खड़ा तो केवल मुस्लिम होगा, लेकिन वोट ये 20 लोग भी देंगे, जो प्रैक्टिकल फॉर्मूला आज भी हमारे यहां पर चलता है। इस सब महाभारत को जाना जाता है पूना पैक्ट के नाम से, पूना समझौता के नाम पे। ठीक है, तो ये एक बहुत विशिष्ट हिस्सा है इतिहास का, जो किससे जुड़ा हुआ है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, यहां पर बहुत विशिष्ट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई जरूरी नहीं है, शिक्षा पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, और शुरुआत से ही हम वैदिक पीरियड से देखते हैं कि शिक्षा में, एजुकेशन में हमेशा डिस्क्रिमिनेशन ही किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि अपनी हायरार्की को एस्टैब्लिश किया जाए। ठीक है ना, तो उसी हायरार्की को ब्रेक करते हुए एक माइंडसेट स्टैब्लिश किया। किसने? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, उन्होंने क्या माइंडसेट शुरू किया? उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है। ठीक है, जो इसको पी लेता है, कंज्यूम कर लेता है, वो दहाड़ने लगता है। ठीक है, तो बाकी सब चीज एक तरफ, शिक्षा से किसी को भी क्या नहीं होना चाहिए? शिक्षा से किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। ठीक है, हमने इतिहास को लिंक किया बी.आर. अम्बेडकर जी की जीवनी के साथ, उन्होंने किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ये सब चीजें हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको और भी एग्जाम्स की जानकारी चाहिए होती है तो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल होते हैं, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, द एकलव्य आईएएस अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।